नमस्कार दोस्त, आज के लेक्चर में हम सुनेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री यूनिट नंबर 5 पृष्ठ रसायन और इसमें चैप्टर नंबर 9 है अधिशोषण एवं उत्प्रेरण। इससे पहले लेक्चर में हम समझ चुके थे उत्प्रेरण क्या होता है। यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो मैं आपसे एक बात कहूँगा, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएँ और शुरुआत से जो एक प्लेलिस्ट है केमिस्ट्री क्लास 12th, इस नाम से हमारी एक प्लेलिस्ट क्रिएट है केमिस्ट्री क्लास 12th। इस प्लेलिस्ट में जाएं और आप सभी वीडियो क्रम से देखें तो आपको चैप्टर वाइज सभी वीडियो मिल जाएंगी। ऊपर से देखना स्टार्ट करें तो ऊपर पहले पार्ट की वीडियो, नीचे दूसरे पार्ट की, तीसरे पार्ट की, चौथे पार्ट की, पांचवें पार्ट की, ऐसे सभी वीडियोज आपको मिलती जाएंगी। और यदि आप वहाँ से पढ़ते हैं तो आपको ये चैप्टर पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में हम समझेंगे उत्प्रेरण के अभिलक्षण या उत्प्रेरक के लक्षणों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्प्रेरक के लक्षण क्या होते हैं तो देखें, उत्प्रेरक के लक्षण क्या होते हैं। तो मैं स्लाइड पर लगाता हूँ, एक एक लक्षण को मैं समझाता भी हूँ। फिर चलो, मैंने स्लाइड पर लगा दिया है उत्प्रेरक के लक्षण। उत्प्रेरक के लक्षण ये दिए गए हैं, देखें आपकी स्लाइड पर लगा हुआ है। तो पहला बताया गया है उत्प्रेरक का भार रासायनिक संगठन की दृढ़ से अभिक्रियाओं के अंत में अपरिवर्तित रहता है। भैया उसने ये बताया है कि उत्प्रेरक का भार होता है, पहले पॉइंट में बताया गया है उत्प्रेरक का भार अपरिवर्तित रहता है। मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था उत्प्रेरक की जब परिभाषा लिखवाई थी, वह अवयव जो अभिक्रिया में भाग लिए बिना ही अभिक्रिया की रेट को परिवर्तित कर देता है उत्प्रेरक कहलाता है। अभिक्रिया में भाग लिए बिना है, तो अभिक्रिया में जब भाग नहीं ले रहा है तो इसके द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, फिर दूसरे पॉइंट में लिखा गया है उत्प्रेरक की अल्पतम मात्रा। भैया उत्प्रेरक चाहे छोटा हो चाहे कम हो, मतलब चाहे ज़्यादा हो चाहे मात्रा में कम लिया जाए चाहे ज़्यादा लिया जाए, वो कार्य लगभग में समान ही करता है। अल्प मात्रा ही अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए उत्प्रेरित करने के लिए आवश्यक होती है या पर्याप्त होती है। उत्प्रेरक चाहे कम लिया जाए, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं CO और H2, इनको हम CO की उपस्थिति में अभिक्रिया करवा रहे हैं तो बहुत जल्दी से HCO बन जाता है। अब यहाँ पर CO की हम कितनी भी मात्रा लें पर हमारा बनेगा ये HCHO ही बनेगा, HCHO ही बनेगा। ये क्या है हमारा उत्प्रेरक। तो पहले पर दूसरे पॉइंट में बोला गया उत्प्रेरक की मात्रा अल्प भी ली जाए परंतु अभिक्रिया को प्रेरित करने के लिए वही पर्याप्त होती है। फिर लास्ट में बोला गया है उत्प्रेरक अभिक्रिया को जो है शुरुआत नहीं करते हैं। ये अभिक्रिया जब हो जाती है, जैसे CO और H2 आपस में रिएक्शन करने लगे, तब ये HCHO बन तो जाएगा, ये स्पीड को बढ़ा देता है। सिर्फ हमारा जो CO है वो स्पीड को बढ़ाएगा, ना कि अभिक्रिया को शुरुआत करेगा। अभिक्रिया को शुरुआत करने का कार्य उत्प्रेरक नहीं करता है, अभिक्रिया की रेट को बढ़ाने का कार्य करता है, अभिक्रिया की दर को, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने का कार्य कराता है उत्प्रेरक। फिर अगले पॉइंट में दे रखा है, अगले पॉइंट में बोला गया है उत्प्रेरक साम्यावस्था विशिष्ट प्रकृति के होते हैं। सामान्यतः जो होते हैं विशिष्ट प्रकृति के होते हैं। देखिए ये सिंपल सी बात है, उत्प्रेरक विशिष्ट प्रकृति मतलब अन्य तत्वों से विशेष होते हैं, क्योंकि इनके पास ऊर्जा कम होती है। इनके पास ऊर्जा क्या होती है? कम होती है। तो दूसरे की ऊर्जा बहुत जल्दी से, देखिए यहाँ पर मान लेते हैं हम H2 और Cl2 को आपस में जब गर्म करते हैं, या मान लेते हैं यहाँ पर अमोनिया, कोई सूर्य का प्रकाश ले लेते हैं, सूर्य का प्रकाश, ये उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो उत्प्रेरक एक दूसरा रिएक्शन मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर दूसरे रिएक्शन में देखें, जैसे H2N2 आपस में मिलते हैं और यहाँ पर एक उत्प्रेरक लिया जाता है, प्लेटिनम की चादरें वगैरह ली जाती हैं, ये कुछ ली जाती है प्लेटिनम की चादरें वगैरह, ये अमोनिया के हैबर प्रक्रम में है, तो हमारा NH3 प्राप्त होता है, NH3। तो यहाँ पर इन दोनों अभिकारकों एवं उत्पादों की अपेक्षा हमारा ये प्लेटिनम क्या है? विशिष्ट है। तो यहाँ पर बताया गया है प्लेटिनम उत्प्रेरक जो होता है अन्य तत्वों से विशिष्ट होता है, अन्य तत्वों से विशेष होता है। फिर अगले पॉइंट में दे रखा है उत्प्रेरक साम्यावस्था में परिवर्तित
साम्यावस्था को परिवर्तित नहीं करता। भैया उत्प्रेरक जो है साम्यावस्था, अब ध्यान रखना साम्यावस्था मतलब इधर भी द्रव्यमान उतना है, मान लेते हैं इधर की सांद्रता इतनी है और इधर की भी सांद्रता युगल है, दोनों में बराबर सांद्रता है, तो इस को परिवर्तित नहीं करता है, इसमें रिएक्शन ऑपरेटर तो चेंज होगी ही, परंतु यहाँ पर सांद्रता में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। साम्यावस्था मतलब इधर भी जितना हमारा इधर भी जितनी सांद्रता होगी उतनी सांद्रता हमारी इधर भी होगी, तो ये साम्यावस्था को परिवर्तित नहीं करता है। और अगले पॉइंट में दिया गया है अभिकारक उत्पाद की। अब ये उत्पाद हमारा बन रहा है, जैसे अमोनिया बन रहा है, इधर हमारी क्या बन रही है अमोनिया, तो ये अमोनिया उत्प्रेरक यहाँ पर कोई भी ले लें, उत्प्रेरक कभी भी उत्पाद को प्रभावित नहीं करता है, उत्प्रेरक कभी भी उत्पाद को प्रभावित नहीं करता है। और फिर लास्ट पॉइंट में दे रखा है ताप वृद्धि। भैया यहाँ पर टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो बढ़ाते रहें टेम्परेचर को, तो इधर जो है इसकी रेट, इसकी क्षमता बढ़ती रहती है। प्लेटिनम जो हमारा उत्प्रेरक है, ताप बढ़ा देने से प्लेटिनम की क्षमता यानी उत्प्रेरक की क्षमता बढ़ती रहती है। और भैया एक निश्चित ताप कर देते हैं, मतलब हमने 10 से 20 किया तब तो उसकी क्षमता बढ़ जाएगी, 20 से फिर 30 किया फिर बढ़ जाएगी, 40 किया फिर बढ़ जाएगी। यदि हम 40 को बराबर ही 40 रखते हैं तो धीरे धीरे 40 के पश्चात इसकी क्षमता जो है वो घटने लगती है। प्लेटिनम यानी उत्प्रेरक की जो क्षमता है वो घटने लगती है। और जिस ताप पर जिस ताप पर हमें सबसे उच्चतम क्षमता प्राप्त होती है उस ताप को हम कहते हैं अनुकूलतम, इस ताप को हम कहते हैं अनुकूलतम ताप, यानी जिस ताप पर हमें सबसे अधिक क्षमता प्राप्त होती है उसी ताप को हम कहते हैं अनुकूलतम ताप। ये कुछ हमारे थे उत्प्रेरक के लक्षण। अब हम लोग समझते हैं ठोस उत्प्रेरक क्या होता है। तो ठोस उत्प्रेरक को देखें, ठोस उत्प्रेरक क्या होता है। चलो ठोस उत्प्रेरक, तो ठोस उत्प्रेरक होता क्या है देखें भैया, इनको समझने की कोशिश करेंगे। ठोस उत्प्रेरक, ठोस उत्प्रेरक वे उत्प्रेरक जो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं ठोस उत्प्रेरक कहलाते हैं। सिंपल सी बात, ठोस उत्प्रेरक यानी वे उत्प्रेरक, ठोस उत्प्रेरक, इसमें लिखेंगे वे उत्प्रेरक जो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, वे उत्प्रेरक, वे उत्प्रेरक जो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस उत्प्रेरक कहलाते हैं। ठोस उत्प्रेरक कहलाते हैं। इन्हें गुणों के आधार पर ये जो है गुणों के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, या उनके गुण जो दो प्रकार के होते हैं। सिंपल सी बात, एक को हम पढ़ते हैं सक्रियता, एक होती है इनकी गुणों में ही आती है सक्रियता, और एक आती है वर्णात्मकता, एक जो होती है वर्णात्मकता होती है, वर्णात्मकता। तो सक्रियता क्या है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे सक्रियता क्या है। सक्रियता क्या होती है, सक्रियता से मतलब ये है किसी उत्प्रेरक की सक्रियता का अर्थ ये होता है कि उसकी अधिशोषण क्षमता कितनी है। किसी उत्प्रेरक की सक्रियता से आशय है कि उसकी अधिशोषण क्षमता कितनी है। सक्रियता से आशय होता है कि उस उत्प्रेरक की अधिशोषण क्षमता कितनी है। अच्छा, सक्रियता जैसे हम यहाँ पर देखें, ये होता है उत्प्रेरक, ये है मान लेते हैं सक्रियता में जो उत्प्रेरक भाग ले रहा है कोई रिएक्शन में, जो उत्प्रेरक हमारा भाग ले रहा है ठोस उत्प्रेरक है, और ठोस उत्प्रेरक की सतह पर, ठोस उत्प्रेरक की सतह पर इसमें ये देखा जाता है अभिकारक कितना अधिशोषण कर रहा है। जो अभिकारक है हमारा, ये अभिकारक कितनी तीव्रता से अधिशोषण कर रहा है। तो इसीलिए मैंने कहा है उत्प्रेरक की सतह पर अधिशोषण की, उत्प्रेरक की सतह पर अधिशोषण की मात्रा ही सक्रियता कहलाती है। अधिशोषण की मात्रा ही क्या कहलाती है, सक्रियता कहलाती है। तो यहाँ पर ये लिखेंगे सक्रियता से ये आशय होता है उत्प्रेरक की सतह पर, उत्प्रेरक की सतह पर अधिशोषित होने वाले अभिकारक की क्षमता
कोई तत्व जो है कितनी तीव्रता से अधिशोषित हो रहा है। तो मैं इसे स्लाइड पर लगाता हूँ, आप लोग विधिवत रूप से इसे नोट कर लें क्या होती है सक्रियता। चलो सक्रियता को मैं स्लाइड पर लगाता हूँ। ये दिया गया है, देखिए इसे एक बार पढ़ें। और जो भी हमारा हैंड राइटिंग में लगा है, बोला किन्हीं ठोस उत्प्रेरक की सक्रियता, किसी ठोस उत्प्रेरक की सक्रियता रासायनिक अधिशोषण की क्षमता पर। भैया रासायनिक अधिशोषण मतलब कितना अधिशोषण यहाँ पर हो रहा है, कितने अभिकारक के अणु उत्प्रेरक के साथ क्रिया कर लेते हैं, कितने अभिकारक के अणु उत्प्रेरक के साथ क्रिया कर लेते हैं, क्या कहलाता है हमारा, इसे हम कहते हैं अधिशोषण। और कितना अधिशोषण हो रहा है, इसकी जो मात्रा है, इसकी जो क्षमता है, उसी को हम कहते हैं सक्रियता। और सक्रियता का आज से सीधी सीधी बात ये कहें कि उत्प्रेरक की सतह पर अधिशोषित होने वाले अभिकारक की मात्रा कहलाती है सक्रियता। अभिकारक की मात्रा ही क्या कहलाती है सक्रियता। अब ऐसा भी ना हो कि अभिकारक की इतनी तीव्रता से, जो एक अभिकारक है वो इतनी तीव्रता से उत्प्रेरक पर अवशोषित हो या अधिशोषित हो, जिससे अन्य उत्प्रेरकों को, मतलब जिससे जो अन्य अभिकारक हैं उनको अधिशोषित होने का चांस ही ना मिले। तो ये भी रिएक्शन ऑफ रेट को यानी सक्रियता को प्रभावित करता है। ये भी क्या करता है, सक्रियता को प्रभावित करता है। आप इसे नोट कर लेंगे, ठीक है, स्लाइड पे लगा दिया गया है, इसे आप नोट करें। चलो अब इसके पश्चात देखते हैं वर्णात्मकता क्या होती है। वर्णात्मकता देखें भैया, वर्णात्मकता होती क्या है। वर्णात्मकता वर्णात्मकता का मतलब है जिन अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक की वजह से एक विशिष्ट उत्पाद प्राप्त होता है। जिन अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक की वजह से एक विशिष्ट उत्पाद प्राप्त होता है, ऐसे उत्प्रेरकों को हम वर्णात्मक उत्प्रेरक कहते हैं, या यह गुण उत्प्रेरकों का वर्णात्मक उत्प्रेरण कहलाता है, या वर्णात्मकता कहलाती है। उत्प्रेरकों का यही गुण वर्णात्मकता कहलाती है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, वर्णात्मकता। जैसे यहाँ पर हम बताएं आपको यहाँ पर जैसे Ca, यहाँ पर CO, C, 2 मिनट रुकेंगे भाई, 2 मिनट के लिए CO और देखें यहाँ पर CO ले लेते हैं, और CO को जब हम हाइड्रोजन के साथ क्रिया करते हैं, ये उत्प्रेरक यहाँ पर ले लेते हैं, CuO ले लें, ZnO, ये उत्प्रेरक ले लेते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सी बात क्या बनना चाहिए, तो यहाँ पर बनता क्या है, क्योंकि एक विशिष्ट उत्पाद बनता है। यहाँ पर देखने से हमें लग रहा है कि हमारा CO2, CO और CH3 है, तो ये क्या बना सकते हैं, ये CO2 या मान लेते HCHO बना सकते हैं, HCHO बना सकते हैं। ये भी विशिष्ट प्रकार का है, परंतु यहाँ पर दो उत्प्रेरक लिए गए हैं, तो यहाँ पर बन जाता है मेथिल अल्कोहल CH3OH बन जाता है। यहाँ पर क्या बनता है, CH3OH बन जाता है। तो इस प्रकार की रिएक्शन या इस प्रकार का गुण क्या कहलाता है, वर्णात्मकता। यानी किसी उत्प्रेरक का वह गुण जिससे अभिकारक को एक विशिष्ट उत्पाद में चेंज किया जाता है, जिससे अभिकारक को एक विशिष्ट उत्पाद में परिवर्तित किया जाता है, वर्णात्मकता कहलाती है। क्या कहलाती है, वर्णात्मकता कहलाती है, ठीक है। ये हमारी हुई वर्णात्मकता। और इसी के साथ आपका चैप्टर होता है वाला फिनिश। ये चैप्टर आपका पूर्ण रूप से फिनिश हो गया भी है। इसके पश्चात अगला जो चैप्टर है कोलाइडी अवस्था, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से कुछ ना कुछ जरूर क्वेश्चन आते हैं। तो कोलाइडी अवस्था क्या होती है। चलो अगले चैप्टर का नाम आप लोग डालेंगे, जो चैप्टर नंबर 10 है, चैप्टर नंबर 10 कोलाइडी अवस्था। कोलाइडी
कोलाइडी अवस्था क्या होती है? तो एक वैज्ञानिक हुए थॉमस ग्राहम, उन्होंने अर्धपारगम झिल्ली, कुछ बिलियन होते हैं पदार्थ होते हैं, उन्हें अर्धपारगम झिल्ली से गुजारा। ये हमारी अर्धपारगम झिल्ली थी, ऐसे ये पात्र है, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पर ये अर्धपारगम झिल्ली लगा दी, ये झिल्ली ऐसे लगा दी यहाँ पर। चलो मैं झिल्ली को बना देता हूँ थोड़ा अच्छी तरीके से। ये इन्होंने ये अर्धपारगम झिल्ली ऐसी लगाई, ये कोई पात्र था उसमें अर्धपारगम झिल्ली इन्होंने लगा दी, और इसी झिल्ली के ऊपर से इन्होंने गुजारना स्टार्ट किया। मान लेते हैं शरबत को इन्होंने डाला, जो चीनी का शरबत होता है, चीनी और जल के विलयन को इन्होंने डाला इस पर। जब चीनी और जल के विलयन को डाला तो देखने को क्या पाया, चीनी हमारी यहीं पर ऊपर ही रह गई, जबकि जल हमारा क्या था, नीचे आ गया। जल हमारा क्या था, नीचे आ गया। यहाँ पर इस प्रकार क्या हुआ, जल जो है हमारा नीचे आ गया। और अगली बार कोई एक कुछ ऐसी भी तत्व इन्होंने देखे, कुछ ऐसे भी तत्व, जैसे ये देखिए कोई अर्धपारगम झिल्ली इन्होंने लगाई थी, ये हमारी अर्धपारगम झिल्ली हो गई, और इससे कुछ ही ऐसे तत्व गुजारे, वो बिलियन ही थे हमारे दरअसल में। तो उससे विलयन को गुजारा तो कोई भी परिवर्तन नहीं, मतलब जो यहाँ से डाला वही यहाँ पर हमें प्राप्त हो गया, मतलब ऊपर कोई भी तत्व हमारा नहीं रुका, इनमें विसरण नहीं हुआ। थे तो हमारे विलयन ही, यहाँ पर थे तो हमारे विलयन ही, परंतु इसमें कोई भी विसरण नहीं हुआ। तो इस आधार पर इन्होंने विलयनों को दो भागों में बांट दिया, दो भागों में बांट दिया। एक को कहा क्रिस्टलाभ, क्रिस्टलाभ, इसको कहा क्रिस्टलाभ, और जिसमें विसरण नहीं हुआ, जिन्हें हम छान नहीं सके, उन्हें कहा कोलाइडी अवस्था, कोलाइडी अवस्था। क्या कहा, कोलाइडी अवस्था। तो यहाँ पर देखिए ग्राहम, थॉमस ग्राहम ने विसरण के आधार पर, विसरण के आधार पर विलयनों को या पदार्थों को दो भागों में बांटा। नंबर एक क्रिस्टलाभ, नंबर दो कोलाइडी अवस्था। तो क्रिस्टलाभ क्या होता है? क्रिस्टलाभ वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन, वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन पादप, या जिनके जलीय विलयन को हम झिल्ली पात्र द्वारा या झिल्ली द्वारा या चर्म पत्र द्वारा विसरण कर सकते हैं, वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन को चर्म पात्र या झिल्ली के द्वारा विसरण यानी छान सकते हैं, क्रिस्टलाभ कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन को, वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन को हम चर्म पात्र यानी चर्म पात्र या झिल्ली के द्वारा छान सकते हैं, विसरित कर सकते हैं, क्रिस्टलाभ कहलाते हैं। ये उदाहरण के लिए चीनी और जल का घोल, चीनी और जल का घोल, यदि हम शरबत को इस पे डालें तो इस अर्धपारगम झिल्ली एक ऐसी झिल्ली होती है जिसमें विलय और विलायक दोनों को अलग करने की क्षमता होती है। तो जब हम चीनी के शरबत को यहाँ पर डालते हैं तो चीनी हमारी ऊपर आ जाती है, जल नीचे आ जाता है, तो इसमें विसरण की क्रिया उपलब्ध है, विसरण हो रहा है। तो इस प्रकार के पदार्थ को हम कहते हैं क्रिस्टलाभ। और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके जलीय विलयन में विसरण नहीं किया जा सकता है, जिनके जलीय विलयन में विसरण नहीं किया जा सकता है, वो कहलाते हैं हमारे कोलाइडी अवस्था। और जैसे इसमें होती है स्टार्च, जिलेटिन, ये कुछ ऐसे तत्व हैं जिनमें विसरण नहीं किया जा सकता है, जिनमें विसरण यानी छानने की प्रक्रिया नहीं की जा सकती है, वो कहलाते हैं कोलाइडी अवस्था। वो क्या कहलाते हैं? कोलाइड या कोलाइडी अवस्था। सीधे सीधे हम कोलाइड कहते हैं, इन्हें अवस्था नहीं लगाएंगे, इन्हें कोलाइड कहा जाता है। ठीक है, अब दोनों की डेफिनेशन में स्लाइड पे लगाता हूँ, आप इसे नोट करेंगे। ठीक है, दोनों की डेफिनेशन में स्लाइड पे लगाता हूँ, देखिए भैया।
चलो स्लाइड पर लगा दी है और आप दोनों को नोट करें विधिवत रूप से, फिर हम बताते हैं कोलाइड आपका होता कितने प्रकार का है। चलो अब मैं हटाता हूं इसे। चलो अब जो कोलाइड, देखिए क्रिस्टलाब तो सिंपल सी बात, हमें क्रिस्टलाब के बारे में पूर्ण जानकारी मिल चुकी है, जिसमें हम छान सकते हैं भाई, इसमें विलय और विलायक को अलग किया जा सकता है, तो ये हमारे कहलाते हैं क्रिस्टलाब, जैसे चीनी और जल का घोल। और फिर हमने बताया था कोलाइड क्या होते हैं, जिनके कणों को, जिनके जलीय विलयन में कणों को अलग नहीं किया जा सकता है, वो कहलाते हैं कोलाइड। और कोलाइड जो होते हैं आपके, इनके विलयनों को, जिनमें घुल जाते हैं, जो इनका जलीय विलयन होता है, उन विलयनों को हम कहते हैं कोलाइडी विलयन। कोलाइड कणों के जलीय विलयन को कोलाइडी विलयन कहा जाता है। तो डालेंगे कोलाइडी विलयन हेडिंग और उसमें लिखेंगे कोलाइड कणों के विलयन को, कोलाइड कणों के जलीय विलयन को कोलाइडी विलयन कहते हैं। कोलाइड कणों के जलीय विलयन को कोलाइडी विलयन कहते हैं। और ये कोलाइड कण जो है 3 प्रकार का विलयन बनाते हैं। कोलाइड कण 3 प्रकार का विलयन बनाते हैं। पहला एक होता है वास्तविक, और एक कोलाइड, और एक वास्तविक होता है, एक निलंबन, और एक होता है कोलाइडी। पहले वास्तविक विलयन क्या होता है? वास्तविक विलयन होता है, ये भी एक कोलाइड युक्त ही है, इसमें भी हमारे कोलाइड ही पढ़ते हैं, कोलाइड। और इसके पश्चात आता है आपका निलंबन। निलंबन क्या होता है? फिर आता है कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन। तो क्या होता है कोलाइडी और निलंबन विलयन? वास्तविक विलयन क्या होता है? यानी वह विलयन जिसमें घुलने वाले 2 पदार्थों का समांगी मिश्रण तो बनता ही है, ये समांगी होते हैं, परंतु एक इसमें क्रिया होती है, इनमें जो कण उपस्थित होते हैं, उन कणों का आकार 10 की पावर -9 से 10 की पावर -10 से 10 की पावर 9 मीटर की कोटि का होता है। इसमें जो कण होते हैं, वास्तविक विलयन में घुलित कणों का व्यास जो होता है 10 की पावर -9 से लेकर के 10 की पावर -10 मीटर से लेकर के 10 की पावर -9 मीटर तक ही होता है। यानी इसमें जो घुलित कण हैं, उनको हम किसी भी सूक्ष्मदर्शी के द्वारा अलग अलग नहीं देख सकते हैं। ये होता है हमारा वास्तविक विलयन। ये कहलाता है वास्तविक विलयन, यानी वह कोलाइडी विलयन जिसमें उपस्थित कणों का व्यास 10 की पावर -10 से लेकर के 10 की पावर -9 मीटर की कोटि का होता है, और ये समांगी मिश्रण होते हैं। इस प्रकार के विलयन को हम कहते हैं वास्तविक विलयन। अब मैं इसे स्लाइड पर लगाता हूँ, आप लोग इसे नोट कर लेंगे विधिवत रूप से। चलो इसको स्लाइड में लगाता हूँ। ये हमने स्लाइड पर लगा दिया वास्तविक विलयन। फिर उसके पश्चात आता है आपका निलंबन क्या होता है। निलंबन से पहले इसको समझता हूँ। निलंबन से पहले इसके पश्चात यदि यहाँ पर कणों का आकार 10 की पावर -8 से लेकर के 10 की पावर -6 मीटर की कोटि का हो जाता है, 6 मीटर की कोटि का हो जाता है, तो ऐसे विलयन कहलाते हैं कोलाइडी विलयन। ऐसे विलयन कौन से विलयन कहलाते हैं? कोलाइडी विलयन। ये भी एक समांगी विलयन ही होता है, परंतु इसमें प्रकाश के कणों को प्रकीर्णित करने की क्षमता होती है। इसमें प्रकाश के फोटॉन कण को प्रकीर्णित करने की क्षमता होती है। तो कोलाइडी विलयन में कणों का आकार 10 की पावर -8 से 10 की पावर -6 मीटर की कोटि का होता है। और देखिए जैसे इसमें गोंद है, जिलेटिन, ये सब कोलाइडी विलयन के ही क्या है उदाहरण है। और धुआं भी आपका कोलाइडी विलयन का ही उदाहरण है। जैसे इसमें होता क्या है, इसमें कण बहुत सूक्ष्म होते हैं, जिन्हें
देखा तो जा सकता है, पर नग्न आंखों के द्वारा हम उन्हें अलग अलग नहीं देख सकते। इसमें तो सूक्ष्मदर्शी के द्वारा भी नहीं देखा जा सकता है, और इसमें नग्न आंखों के द्वारा नहीं, इसमें सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करके हम देख सकते हैं। जैसे धुआं होता है, धुआं देखने में तो बिल्कुल हमें देखने में काला या सफ़ेद जैसा लगता है। तो बात ये है, इसमें जो कण होते हैं, धुआं में भी कुछ कण होते हैं जिन्हें हम नग्न आंखों के द्वारा नहीं देख सकते हैं, जिन्हें सूक्ष्मदर्शी के प्रयोग द्वारा देख सकते हैं। तो इस प्रकार के विलयन को कहते हैं कोलाइडी विलयन। जैसे गोंद होता है, गोंद देखने में तो हमें लगता है बिल्कुल सिंपल सी बात, एक जैसा लगेगा, पर उसमें भी कुछ कण होते हैं। तो ऐसे विलयन को हम कहते हैं कोलाइडी विलयन, क्योंकि जो इसमें उपस्थित कण है उनका जो आकार होता है, उनका जो व्यास होता है 10⁻⁸ से 10⁻�6 मीटर की कोटि का होता है। और इसके पश्चात जब बात आती है निलंबन, निलंबन में क्या होता है, सबसे बड़े कण होते हैं। यहाँ पर जो कणों का आकार होता है 10,000 नैनोमीटर से 10,000 नैनोमीटर से लगभग में 100 नैनोमीटर तक होता है। भैया यहाँ पर देखें 100 नैनोमीटर से 10,000 नैनोमीटर तक आकार होता है। इसका मतलब ये है 10⁻⁸ से लेकर के 10⁻⁷ से लेकर के, और यहाँ पर जो आकार होता है 10⁻³ मीटर की कोटि का होता है। इनका आकार 10⁻³ मीटर की कोटि का होता है। ये इस प्रकार के विलयन को हम निलंबन कहते हैं। इसमें हम कणों को आसानी से अलग अलग देख सकते हैं। जैसे बालू और रेत का जो विलयन होता है, इसमें कणों को आसानी से देखा जा सकता है। अब तीनों को मैं स्लाइड पर लगाता हूँ और एक बार मैं पढ़ता हूँ। तीनों को बोला गया है जो है कोलाइडी विलयन, यानी वे विलयन जिनमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 10⁻10 एंगस्ट्रॉम से कम होता है, वास्तविक विलयन कहलाते हैं। यहाँ पर वही बात हमने बताई है, 10⁻10 से 10⁻9 मीटर का वे विलयन या वे पदार्थ जिनका आकार 10⁻10 से 10⁻9 मीटर की कोटि का होता है, उनके जलीय विलयन को हम वास्तविक विलयन कहते हैं। वे पदार्थ या वे कण जिनका व्यास 10⁻10 से 10⁻9 मीटर की कोटि का होता है, उनके जलीय विलयन को हम क्या कहते हैं, वास्तविक विलयन कहते हैं। फिर हमने आपको कोलाइडी विलयन बताया, यानी वे पदार्थ जिनका जो व्यास होता है 10⁻8 से लेकर के 10⁻6 मीटर की कोटि का होता है, वे उस प्रकार के विलयन कहलाते हैं कोलाइडी विलयन। उदाहरण में जैसे गोंद, और इधर आ जाइएगा, इसमें उदाहरण में सोडियम क्लोराइड, इधर होता है सोडियम क्लोराइड, ये भी इसका जो जलीय विलयन कहलाता है एक वास्तविक विलयन होता है सोडियम क्लोराइड। इसमें जो कणों का आकार होता है बहुत छोटा होता है। और निलंबन में क्या होता है, बालू और रेत का, यानी बालू और जल का विलयन होता है। समझ गए, सिंपल सी बात। वास्तविक विलयन में ये आकार होता है, जिनके कणों का आकार इतना वास्तविक, जिनके कणों का आकार इतना कोलाइडी, और जिनके कणों का आकार इतना है वो कहलाते हैं हमारे निलंबन, उनको हम कहते हैं निलंबन। आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा। अब मैं तीनों को स्लाइड पर लगाता हूँ बारी बारी से, और आप लोग इन तीनों को नोट करेंगे। चलो, इन तीनों को आप लोग नोट करेंगे। चलो मैं स्लाइड पर लगाता हूँ पहले। चलो, स्लाइड पर लगा दिया गया, नोट करें इसे। ये आपका है वास्तविक विलयन। चलो, अब नोट करें कोलाइडी विलयन, निलंबन को नोट करना पड़ेगा, निलंबन को, फिर उसके पश्चात कोलाइडी विलयन। चलो, थैंक यू, मैं हटाता हूँ। और आज का लेक्चर यदि आपको पसंद आया हो, आपको लगा हो थोड़ी मेहनत की गई है, तो अपने छोटे भाई को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाली प्रत्येक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू, फिर मिलता है अगली वीडियो, तब तक आपको धन्यवाद। थैंक यू।